हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द कॉमर्स मेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर का सेकंड पार्ट। लास्ट जो पार्ट हमने किया था उस पार्ट में हमने सैम्पल पेपर 2022-23 यानी कि जो हमारा लेटेस्ट सैम्पल पेपर है, उस लेटेस्ट सैम्पल पेपर के हमने 20 एमसीक्यूज कर लिए थे। और इस सैंपल पेपर को मैं आपके साथ तीन पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपके साथ जो है एमसीक्यू डिस्कस कर चुका हूँ, और आज हम लोग बेटे डिस्कस करने जा रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। टोटल मिलाकर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे, जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस तो होंगे 3 मार्क्स ईच, और 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स ईच। तो आज हमारा जो टारगेट है वो 10 आपके क्वेश्चंस करने का है। और अगर आप ये क्वेश्चन ठीक से सीखते हैं, और देखिए बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो हमारा मेन जो कंटेंट है वो सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पे ही आता है। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ 36 मार्क्स के आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे, ये हमारे आ रहे हैं 36 मार्क्स के। तो ये अच्छा खासा हमारा कंटेंट है। तो चलिए हम तैयारी करते हैं आज के अपने 10 क्वेश्चंस की। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च 2023 है। तो आपको सैम्पल पेपर तो देखिए हर टीचर कराता भी है और हर बच्चा करता भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टीचर ने आपको डिस्कस करा दिया, आपको सब चीज़ें ध्यान नहीं है अभी फिलहाल। तो आप इन क्लासेस को देख के एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। और आज मैं आपको एमसीक्यू में तो मैंने आपको आंसर बता दिए थे सारे। आज मैं आपको पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग सैंपल पेपर का जो आंसर है, जो मार्किंग स्कीम है, वहां पर उसका जो भी आंसर है हम वहां से भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो है क्वेश्चन नंबर 11। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आप बिल्कुल आराम से मेरे साथ साथ देखिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। बेटे हाइपोथेटिकल का मतलब होता है हमने इमेजिन करी है एक इकोनॉमी जहां पर केवल दो फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2000 टू फर्म बी एंड परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1000। ठीक है, तो एक तो बात करी उसने फर्म ए की। तो फर्म ए ने क्या करा है, फर्म ए ने 2000 रुपीज की सेल की है और 1000 रुपीज का उसने परचेज किया है। फर्म बी क्या करती है, फर्म बी exported goods of for rupees 2500 and had a domestic sales of rupees 1500। बेटा एक बात यहाँ पर आपको समझनी है, अगर वो आपसे वर्ड कहता है सेल्स, तो सेल्स में दो टाइप की सेल होती है। एक तो आपकी डोमेस्टिक सेल होती है और साथ ही साथ आपकी एक्सपोर्ट भी होता है, इसके अंदर एक्सपोर्ट भी आता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको सेल वर्ड दे दे तो ये दोनों उसके अंदर होंगे ऑलरेडी, लेकिन अगर दोनों अलग अलग दे दे तो दोनों को ऐड करके हमें सेल कैलकुलेट करनी होती है। वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमें कैलकुलेट करनी है, नेट वैल्यू हमें निकालनी है। इफ द कंजम्पशन ऑफ कैपिटल, बेटे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आप सोचिए ये चैप्टर कौन से चैप्टर से आया ये क्वेश्चन। तो आई होप ये आप सब आंसर दे पाए होंगे अपने आप को कि ये नेशनल इनकम से लिया गया है क्वेश्चन। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन नेशनल इनकम से आया। और नेशनल इनकम का मेथड कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर यूज हो रहा है वैल्यू एडेड मेथड। करेक्ट। अब ये मेथड कहता क्या है, ये मेथड कहता है एज पर दी वैल्यू एडेड मेथड, अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दें वैल्यू ऑफ इनपुट, तो ये हमारा आ जाता है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, तो अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें दोनों फॉर्म्स के लिए अलग अलग
पहले हम फॉर्म ए का आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम फॉर्म बी का आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से इनके इनपुट्स को माइनस कर देंगे, ठीक। और ये हमारा कैलकुलेट होकर आएगा आपका जीडीपी एमपी, दोनों का अलग अलग। तो दोनों का क्या कर देंगे, हम टोटल कर देंगे, और फिर हम ग्रॉस वैल्यू को क्या बना देंगे, नेट वैल्यू बना देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करके। बेटे ये जो मैंने भी लिखा दैट इज जस्ट अ प्लान ऑफ एक्शन, कि बोर्ड इसको सॉल्व कैसे करता है। मैं अब आपको दिखाता हूँ बोर्ड का सॉल्यूशन। तो बोर्ड का सॉल्यूशन क्या कहता है, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए यहां पर लिखा है फॉर्म ए और यहां पर लिखा है फॉर्म बी। ये फॉर्म ए है, ये फॉर्म बी है। तो फर्म ए का जो आउटपुट है वो कितना है 2000, क्योंकि उसने सेल कितनी की है 2000। बेटे आउटपुट का मतलब होता है सेल्स, आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ फिलहाल ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई बात नहीं हो रही, तो जो हमारी सेल है उसी को हम क्या मान लेंगे, आउटपुट मान लेंगे। तो फर्म ए ने बी को सेल किया, तो ये फर्म ए का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और बेटे किसको सेल करा है, बी को। तो यही वाली वैल्यू बी के लिए क्या हो गई, इनपुट हो गई, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गई। अब फर्म बी ने क्या करा, फर्म बी ने 2500 का तो एक्सपोर्ट करा और 1500 की डोमेस्टिक सेल की। तो उसके लिए टोटल 3500 रुपीज, सॉरी 4000 रुपीज क्या हो गए आपके, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हो गई, करेक्ट। अब यहां पर इंटरमीडिएट परचेज या इंटरमीडिएट कंजम्पशन फर्म ए की आपको ऑलरेडी गिवन है। आपने जितना आउटपुट ए का था, ए के आउटपुट में से आपने उसका इनपुट माइनस कर दिया, तो वैल्यू एडेड ए ने कितना करा है 1000, वैल्यू एडेड बी ने कितना करा है 2000, आउटपुट माइनस इनपुट। तो दोनों का अगर हम टोटल कर दें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी, ये हमारा कैलकुलेट होकर आ गया, जीडीपी एमपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एनडीपी एमपी में। तो बेटे ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो 2800 विल बी योर आंसर। तो यानी कि आप अब की बार मानकर चलिए, अगर सैंपल पेपर के जैसा ही क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम। अब इसमें आपका जो फिलहाल गिवन है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, लेकिन आपको हो सकता है एग्जाम में इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन भी मिल जाए। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर होगी। देखिए बेटा मैं अपनी स्पीड बिल्कुल धीरे ही रखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को सैंपल पेपर तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और आप जैसे ही आप ये इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर कर लेंगे, इकोनॉमिक्स का आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप वैसे ही दोबारा यहाँ पर आकर चेक करिएगा। यहाँ पर मैं आपको बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर भी डिस्कस कराऊंगा पूरा। और जब बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट हो जाएगा तो बिजनेस स्टडीज के बाद मैं आपको अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर भी पूरा का पूरा डिस्कस कराऊंगा। टाइम लगेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आप क्लास में भी बैठते हैं तो एक सैंपल पेपर को डिस्कस करने में अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ भी अगर इस इतना या इससे कम टाइम में अगर काम होता है तो हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड क्लास आपके पास है, यूट्यूब की क्लास आपके पास है, आप आराम से उसको बार बार देखिए और रिवाइज कीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ एक्सचेंज रेट इफ डिटरमाइन अंडर द फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटे ये हमारा क्वेश्चन आया है फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी से, तो स्पेशली ये फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है हाउ एक्सचेंज रेट इफ डिटरमाइंड अंडर द फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। अब फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम में बेटे दो ही चीजें अप्लाई होती हैं, एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई, जिनको हम बोलते हैं फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट। तो अगर किसी भी जगह अगर फ्री मार्केट है, अगर फ्री मार्केट है तो फ्री मार्केट में तो डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या होगा, किसी भी चीज का रेट डिसाइड होगा। तो चलिए जरा इसका आंसर देखते हैं कि सीबीएसई ने इसका आंसर जो है हमें क्या दिया। तो देखिए सीबीएसई क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में,
equilibrium rate of exchange is established at a point where quantity demanded and quantity supplied of the foreign exchange are equal। यानी कि वो कुछ ऐसा कहना चाहता है, आप यहां ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आपको पता है ये आपका एक कर्व होता है, ठीक। अगर आप ये डिमांड कर्व लें और ये आपका सप्लाई कर्व हो गया किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के लिए, तो दोनों जहां पर भी मीट आउट होते हैं ये हमारा प्राइस हो जाता है और ये हमारी क्वांटिटी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड फ्री प्ले, दिस इज कॉल्ड फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। और मार्केट की बेटे दो फोर्स हैं सबसे पावरफुल, वो वन इज डिमांड एंड अदर इज सप्लाई। तो यहाँ पर भी ये कहता है कि डिमांड, तो बेटे आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं इसके साथ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एग्जाम में डायग्राम जरूर बना कर आता इसका। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इफ डिसइक्विलिब्रियम अकर्स, अगर डिसइक्विलिब्रियम है यानी कि दोनों अगर आपस में मैच नहीं हो रहे, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको डिसइक्विलिब्रियम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए तो आपको इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना पड़ता है। और अगर डिसइक्विलिब्रियम में है तो ये होगी या तो आपकी एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है तो उसको आप एक्सेस डिमांड कह रहे हैं और अगर सप्लाई ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई कह रहे हैं। द मार्केट मैकेनिज्म विल ड्राइव द एक्सचेंज रेट बैक टू द इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम से आप इधर उधर हो भी गए हैं तो धीरे धीरे वो इक्विलिब्रियम लेवल पर दोबारा से पहुंच जाता है। तो उसने सिंपल ये पूछा था कि कैसे होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि डिमांड और सप्लाई के फ्री प्ले से, ठीक। तो दोनों जब आपस में जिस पर उन पर कोई नियंत्रण ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, तो उनका प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। किसी भी चीज का प्राइस ऐसे ही कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका जो चॉइस का क्वेश्चन है, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटे इंडिया का कोई टीचर ऐसा नहीं है कि जो इस क्वेश्चन को अपने स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट ना बताता। दुनिया का हर टीचर कहता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी वाले चैप्टर में है, तो ये बीओपी का पार्ट है। तो जरा देखते हैं ऑटोनॉमस क्या होता है। बेटे देखिए बहुत सी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इंडिया और बाहर की कंट्रीज के बीच में भी बहुत सी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो जो ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक मोटिव से की जाए, जिसके पीछे एक इकोनॉमिक मोटिव हो, ठीक, वो तो होती है ऑटोनॉमस। और अकोमोडेटिंग क्या होती है, जो कंपनसेट करने के लिए की जाती है। भाई जब आप कोई, आप सपोज करिए डेफिसिट क्रिएट हो गया अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो वो ट्रांजेक्शन जो आप किसी वजह से कर रहे हैं, मतलब चाहते नहीं थे आप करना लेकिन आपको करनी पड़ गई, दैट इज अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। और ऑटोनॉमस जो आपने प्रॉफिट कमाने के या किसी भी इकोनॉमिक मोटिव से आपने किया था। देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। Autonomous transactions are those international economic transactions which are independent of state of BOP, यानी कि जिन पर इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि जो स्टेट ऑफ बीओपी है, बीओपी डेफिसिट में है या बीओपी सरप्लस में है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं होता इनके ऊपर। मतलब जो ट्रांजैक्शन आपको करनी है वो तो आप करोगे। अगर आपको आपको इंपोर्ट करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, तो भाई आप तो करोगे ही। आप ये थोड़ी देखोगे कि हमारा बीओपी जो है डेफिसिट में है या सरप्लस में है, ठीक है। लेकिन आगे चलते हैं। दीज ट्रांजेक्शन जनरली टेक प्लेस विद द इकोनॉमिक मोटिव, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ पैसे कमाने का, कॉस्ट कम करने का, ऐसा कोई ना कोई मोटिव पीछे जरूर होता है। These transactions are called as above the line transactions in the balance of payment account, whereas accommodating transactions are those international economic transactions which are undertaken by competent authorities to cover the surplus or deficit in the BOP। भाई अगर आपके पास पैसे कम पड़ गए तो आप बोरो करोगे, ठीक। These transactions are independent of any economic motive एंड कॉल्ड दी बिलो द लाइन आइटम्स, ठीक है। तो इसको हम बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। बीओपी का सरप्लस या डेफिसिट की वजह से ये क्रिएट होती है,
ठीक, और ये इकोनॉमिक मोटिव से नहीं की जाती। जैसे कि मेरे पास डेफिसिट आ गया, मान लीजिए 5,000 करोड़ का, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो कर लेगी, वर्ल्ड बैंक से बोरो कर लेगी, आईएमएफ से बोरो कर लेगी, तो कहीं से भी बोरो कर लेगी और उस अमाउंट को कंपनसेट करेगी। तो आई बात आपको समझ में। और बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपके टीचर ने कभी आपसे कहा हो कि ये टॉपिक मत करना। हमेशा कहा होगा, आप अपनी बुक्स खोल के देख सकते हैं, हर जगह टिक लगा हुआ होगा कि ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ इन एन इकोनॉमी प्लान्स टू इंक्रीज इट्स इनकम बाय 2,000 करोड़। इनकम को इंक्रीज करने की बात हो रही है, इसका मतलब डेल्टा वाई, डेल्टा वाई हमें मिल चुका है 2,000 करोड़। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 75%, तो मैं इसको कह देता हूं एमपीसी 0.75। यानी कि अगर मेरी इनकम 1 रुपए से बढ़ती है तो मैं 75% अमाउंट यानी कि 75 पैसा खर्च कर देता हूँ। तो डेट मीन्स मैं सेव कितना करता हूँ, मैं सेव करता हूँ 0.25। भाई अगर आप 1 रुपए में से 75 पैसा खर्च कर देते हैं, दैट मीन्स 0.25 रुपीज आप बचा लेते हैं। आगे कहता है एस्टिमेट द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेटेड इंक्रीज इन द इनकम। ठीक बेटे, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, दैट इज के। अगर किसी बच्चे को के का कॉन्सेप्ट पता है, हाँ सर हमें पता है के इक्वल्स टू 1/MPS होता है, क्लियर। तो के का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ पर एमपीएस की वैल्यू रखेंगे के आ जाएगा। और फिर के का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब के आपको मिल चुका, डेल्टा वाई आपको मिल चुका, डेल्टा आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए मैं आपको आपके सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ सीबीएसई जी क्या कहती है हमारे बारे में। देखिए एमपीसी अगर 0.75 है और डेल्टा वाई 2,000 करोड़ है, तो देखिए के का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके सामने के लिखा हुआ है। ठीक, तो के का फॉर्मूला क्या है, जरा रीड कर लीजिए एक बार। के का फॉर्मूला है 1/1 - MPC 1/MPS, तो ये आ गया हमारा 0.25 और मल्टीप्लायर आ गया कैलकुलेट होकर 4। यहाँ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने अभी क्या बोला था कि के की वैल्यू होती है 1/MPS यानी कि 1/0.25, तो डेट इज 4। अब ये बताइए के का दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक, अब ये बताइए के तो हमें दे रखा है, हमने अभी अभी कैलकुलेट करा 4, डेल्टा वाई भी हमें बता रखी है 2,000। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा आई। डेल्टा आई की वैल्यू हो गई 500 का। ठीक है बेटे, अगर ऐसा पेपर आ गया ना, लॉटरी लग जाएगी आप लोगों की, लॉटरी। क्योंकि सारे एग्जाम्स में अकाउंटिंग को बीएसटी में से जो सैंपल पेपर है वो इकोनॉमिक्स का कंपैरेटिवली इजी है इन कंपैरिजन टू अकाउंटेंसी। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कुछ करना ही नहीं, बहुत इजी है, नहीं भाई, अपनी तरफ हर चीज अपने आप में वैल्यू रखती है। लेकिन अकाउंट्स का जो सैंपल पेपर है वो बहुत टफ आया है, तो अगर वैसा आपका पेपर आ गया तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। बड़ा टफ आएगा पेपर अगर सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग पेपर आ गया अकाउंट्स का। इको का बहुत अच्छा है, इको का सैंपल पेपर भी बहुत अच्छा है, जैसा सैंपल पेपर आया अगर ऐसा पेपर आ गया तो आपके मजे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्या कहता है, एज पर दी फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड इन द इकोनॉमिक टाइम्स ऑन 26 December 2021, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में बेच दी तो उससे क्या होगा, पब्लिक कॉमर्शियल बैंक उन्हें खरीदेंगे और लोगों की जेब से पैसे गायब हो जाएंगे। अगर आप कोई सिक्योरिटी खरीद लें, मान लीजिए आरबीआई सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, आरबीआई सिक्योरिटीज बेच रहा है, तो उन्हें खरीद कौन रहा है, पब्लिक या कॉमर्शियल बैंक, ठीक, या अदर प्लेयर्स कोई भी। तो जब वो सिक्योरिटीज खरीदेंगे बदले में
पैसे किसको दे देंगे, बदले में पैसे दे देंगे आरबीआई को। तो यानी कि मार्केट से मनी फ्लो कैसा हो जाएगा, मनी हो जाएगी मार्केट से कम। तो अच्छा ये आप सोच कर देखिए कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, गवर्नमेंट ऐसा किस सिचुएशन में करती है। ठीक, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या चल रहा होगा, इन्फ्लेशन। मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी। और महंगाई कब होती है, जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होती है। वही लोगों की जेब में ज्यादा पैसे होंगे तभी तो ज्यादा खर्च करेंगे। देखिए इतना इतना इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपके मम्मी पापा आपको बहुत सारी पॉकेट मनी देते हैं तभी तो आप खर्च करोगे। ठीक, तो आप सपोज करो अगर आपके मम्मी पापा मेरे पास आए कि जी हम अपने बच्चों को पैसे देते हैं, सारे पैसे खर्च कर देता है, तो इसका कोई तरीका बताओ कि वो पैसे खर्च ना करे। तो मैं क्या कहूंगा, ये काम करो आप उसकी जेब से पैसे निकाल लो, या आपको आप उसको पैसे दिए ही मत करो। जब आप पैसे दोगे नहीं तो वो खर्च कहाँ से करेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इन्फ्लेशन होती है दैट मीन्स लोग ज्यादा परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो हम मार्केट से मनी फ्लो कम कर लेते हैं। तो इसको करने से क्या हो जाएगा, मनी फ्लो कम हो जाएगा। और हम ये कब करते हैं, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होती है। चलिए जरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं, आंसर क्या कहता है। In the given case, in the given instance, Reserve Bank of India has sold government securities in the secondary market, indicates towards inflation कि मार्केट में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है। As possible cause behind the action taken by RBI by selling the government security, RBI withdraw money, RBI क्या कर लेती है, मनी को विड्रॉ कर लेती है फ्रॉम सर्कुलेशन, मतलब मार्केट से मनी को बाहर ले लेती है, thereby reducing the lending capacity of the commercial bank। अब देखिए जब आपको खर्च करने के लिए पैसे कौन देता है, कॉमर्शियल बैंक। जब हमने उनकी जेब से ही निकाल लिए तो आपको कहां से मिलेंगे पैसे। इन दिस प्रोसेस द इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, इससे बैंक जो है उधार भी कम देगा। लैंडिंग टू द रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, जब लोगों को पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो कंजम्पशन भी कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है अगर मैं आपको क्रेडिट दूंगा ही नहीं तो आप मार्केट में खरीदोगे कैसे चीजें। कॉन्सिक्वेंटली द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी विल गेट ईज्ड आउट, यानी कि आप कह सकते हैं कि महंगाई थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, आई होप क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारा 14th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। देखिए 15th क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा मुझे डिफरेंट सा लगा क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली हम लोग ये पढ़ाते नहीं है, या किसी भी बुक में आपको मिलेगा नहीं आरबीआई के फंक्शंस में। लेकिन फिर भी ये दिया हुआ है और मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट करके ही पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पहला वाला क्वेश्चन कोई भी बच्चा इसको कंफर्टेबली करेगा। यहाँ पर लिखा है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, डिस्कस ब्रीफली द रेलेवेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इंडिकेटेड। Recently, Reserve Bank of India conducted a statutory inspection for the supervisory evaluation against the commercial bank, यानी कि उन्होंने एक तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन किया। द कॉमर्शियल बैंक वॉज इम्पोज्ड विद स्ट्रिंगनेंट पेनल्टीज, बहुत ज्यादा पेनल्टीज लगाई गई हैं क्योंकि वो बहुत सारी रेगुलेशंस को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। एज पर द सेंट्रल बैंक द इंस्पेक्शन रिवील नॉन कंप्लायंस इन रिलेशन टू, विज नहीं होता, ये इन रिलेशन टू होता है, इसे बोलते हैं इन रिलेशन टू डिफरेंट डायरेक्शंस इशूड बाय द आरबीआई ऑन द फॉलोइंग फ्रंट्स। एटीएम फ्रॉड हो रहे हैं क्योंकि बैंक जो गाइडलाइंस उनको फॉलो नहीं कर रहे। इंश्योरिंग इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा, ये भी गड़बड़ हो रहा है। लोन्स टू दी स्मॉल बोरोर, ये आप टाइम से दे नहीं रहे। तो यानी कि यहाँ पर एक जो इसका आंसर है वो आंसर कहता है कि सुपरवाइजरी फंक्शन की जरूरत है, यानी कि बैंक के ऊपर एक सुपरवाइजरी की तरह आरबीआई बैठ जाए कि उनके हर एक काम को सुपरवाइज करे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मॉरल सुएशन वर्ड भी यहाँ पर लिख कर आता। मॉरल सुएशन ये आपकी बुक का, ये आपके कोर्स का पार्ट है। ठीक है, जब हम प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं बैंक्स के ऊपर मॉरली, मॉरल तरीके से, रूल ने कहते हैं भाई हमारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो। तो जरा देखते हैं इसका आंसर हमारा जो है बोर्ड क्या देता है। अब बोर्ड ने क्या कहा, बोर्ड ने यहाँ पर कहा था गिवन टेक्स्ट इंडिकेट द सुपरवाइजरी फंक्शन, कौन सा, सुपरवाइजरी फंक्शन
of the central bank under which the Reserve Bank of India regulate and supervise routine functioning of the commercial bank. Under this function, the RBI may exercise periodic inspection, audit, ये सब करा सकता है. Filing of the reports by the commercial bank and other statutory compliances. सेंट्रल बैंक में टेक नेसेसरी करेक्टिव प्यूनेटिव एक्शंस, यानी कि हर टाइप का पेनल्टी भी लगा सकता है, करेक्ट भी कर सकता है अगेंस्ट द बैंक ओइंग टू डेफिशिएंसी इन द रेगुलेटरीज कंप्लायंसेस, यानी कि अगर बैंक कहीं भी गड़बड़ करेंगे तो बैंक्स के ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है. तो इसे हम बोलते हैं सुपरवाइजरी फंक्शन. आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. देखिए जी, इसके चॉइस में कौन सा क्वेश्चन है. 15th की चॉइस में क्वेश्चन है आपका रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मतलब ये तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं, एक जो मैंने आपको पहले बताया और दूसरा अब. तो बिल्कुल हर बच्चे को टीचर कहता है कि भाई देखो, मनी बैंकिंग का चैप्टर कर रहे हो तो ये जरूर करके जाना. बैंकिंग में यही है, एक ये क्वेश्चन है और दूसरा रिजर्व बैंक के फंक्शन, और दोनों ही इस पेपर में पूछे गए. चलिए जरा इसको पढ़ लेते हैं. क्या कहता है, रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड. बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि आपको पता होगा क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो. जैसे जैसे आरबीआई लीगल रिजर्व रेशियो इंक्रीज करेगा, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा. अब इसी बात को आंसर देखते हैं क्या बताया इसने. देखिए क्या कहता है. कहता है यस, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी. दोनों में उल्टा रिलेशन है, हम मानते हैं. और ये यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दे दिया. ठीक. फिर क्रेडिट क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं मनी मल्टीप्लायर से. ठीक. अब आप देखिएगा कि अगर रिजर्व रेशियो में 10% लेता हूँ तो मेरा मनी मल्टीप्लायर 10 आता है. इनिशियल डिपॉजिट 10,000 लिए तो 10,000 इंटू 10 कितना क्रेडिट क्रिएट हुआ, 1 लाख का. और अगर सपोज करिए मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ तो मेरा मल्टीप्लायर 4 आ गया भाई, 1/25. 25 मतलब 0.25. और इनिशियल डिपॉजिट था 10,000, उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लायर था तो कितना आया 40. इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, जब ये 10 था तो ये 1 लाख था, जब ये 25 हुआ तो ये 40 हुआ. तो यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन. आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी. नेक्स्ट आते हैं बेटे. अब ये नेक्स्ट यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 में. तो बेटे हर एक सैंपल पेपर जो मैं अब भी कराऊंगा, आगे चलकर बीएसटी भी कराऊंगा, अकाउंट्स भी कराऊंगा, तो हर एक सैंपल पेपर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा. एक में एमसीक्यू, एक में शॉर्ट क्वेश्चन, एक में लॉन्ग क्वेश्चन. अब उसमें समय चाहे कितना भी लगे. चलें जी आगे. अब आते हैं पार्ट बी पे, मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. चलिए जी, अब आते हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. तो आपको हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करने में अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर का टाइम लग गया. तो आईडी में इतना टाइम आपको नहीं लगेगा और हम 15-1 मिनट में इसको डिस्कस कर लेंगे जल्दी से. चलिए अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. और इसका हम जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 से. ठीक है, 28. बेटा देखिए, मैंने ना आपके लिए यहाँ ना तो कोई कंटेंट इधर से उधर किया, ना मैंने कोई कंटेंट यहाँ से कहीं कॉपी करके कहीं पेस्ट करा, कुछ नहीं करा मैंने. आपके सामने ही मैं आपको सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ और आपके सामने ही जो सैंपल पेपर का सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उसका आंसर है वो दिखा रहा हूँ. बस मेरा रोल इतना है कि मैं आपको साथ साथ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में भी आ जाए. क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सैंपल पेपर में 34 क्वेश्चन है तो आप 34 के 34 क्वेश्चन क्रैम करके चले जाएंगे. अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो अगर उस पर रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली लिख पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर आता है और इसमें मैं आपका बिल्कुल समय खराब नहीं कराऊंगा. 28 क्वेश्चन में एक पिक्चर यहाँ पर आपको दी हुई है और वो पिक्चर एक करंट चैलेंज की तरफ इशारा कर रही है, एक करंट एनवायरमेंटल चैलेंज की तरफ, जिसमें नीचे आपको एक सिटी दिखाई दे रही है
और ऊपर आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको सी लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सी लेवल आपको दिखाई दे रहा है, और आपको कहीं ना कहीं इसे देखकर कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है किसके लिए है। अगर सपोज करिए कि इधर से अगर वाटर फ्लो इधर आ जाए तो ये सब बर्बाद हो जाएगा, और इसके पीछे जो रीजन है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आजकल के टाइम में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग ना समझता हो। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे कि सुनामी, भूकंप, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, तो आई होप ये आंसर आप खुद ही लिख सकते हैं अपने आप ही कि भाई ग्लोबल वार्मिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है। 28 क्वेश्चन आप देखिएगा मेरे साथ साथ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कहता है गिवन इमेज इंडिकेट्स टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल चैलेंज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर इंडिकेट होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर, तो आप इसको अपने आप लिख देंगे आराम से। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द वैलिड एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पर जो वर्ड है वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेटे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है छुपी हुई बेरोजगारी। इस टाइम सपोज करिए कि आपको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी तो डिस्गाइज है, छुपा हुआ। ठीक, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है लेकिन ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन तो एम्प्लॉयड है। भाई, एक फार्म पर, एक एग्रीकल्चर फार्म पर अगर 5 लोगों के रिक्वायरमेंट है और अगर वहां पर 8 लोग काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता, तो आप मानकर चलिए कि वो भी क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। एक बच्चा 12th क्लास पास कर लेता है और अपने पापा के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। बिजनेस अब भी पहले जैसा ही चल रहा है, जैसे पहले चलता था आज भी वैसे ही चल रहा है, लेकिन बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं एम्प्लॉयड हो गया। वो बात भी नहीं है, तो वो भी क्या है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ही है। जो बच्चा अनएम्प्लॉयड ही है अभी, वो तो ये है कि उसके पास कोई और काम नहीं था तो पापा ने अपने साथ उसको एंगेज कर लिया। तो यहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। बेटे, इसका मतलब कितना प्यारा मीनिंग दिया है, देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि इफ यू ऐड, अगर आपने एक लेबर ऐड कर दी तो जो आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। यानी कि अगर आप किसी पर्सन को लगा भी दो तो सिचुएशन तब भी पहले जैसी रहेगी, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ ही चॉइस में क्या दिया था। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब आप जरा सोचकर बताइए कि यहाँ पर आपको रोल, जो रूरल बैंकिंग का रोल है, उसे थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है प्रेजेंट करना है कि क्या उसका रोल है यहाँ पर। क्रिटिकली इवेल्युएट वर्ड जब ये दे दे, यहाँ पर क्रिटिकली इवेल्युएट, इवेल्युएट करना, जैसे आप अपनी आंसर शीट लिखकर मुझे दोगे तो मैं आपकी आंसर शीट को क्रिटिकली यानी कि बहुत डीपली समझूंगा, उसे बहुत डीपली चेक करूंगा। अगर कुछ अच्छा होगा तो भी आपको बताऊंगा, अगर आपने कुछ गलत करा होगा तो भी आपको बताऊंगा। तो आपको एक तरीके से प्लस और माइनस दोनों चीजें आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो अगर आप रूरल बैंकिंग की बात करें तो पहली बात तो कि जो रूरल क्रेडिट है वही बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है। दूसरी बात, जो रूरल क्रेडिट है वो स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। और तीसरी, रूरल सेक्टर की जो प्रॉब्लम ये है कि ओवर ड्यूज होते जाते हैं फार्मर्स के ऊपर, लोन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पाते। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं रूरल बैंकिंग के साथ अभी भी। चलिए एक बार जरा इसको रीड करते हैं, क्या कहता है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैज पॉजिटिव इफेक्ट, इफेक्ट हुआ है पहले से, ऑन द रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। In spite of it, following problem have been faced in the rural banking such as, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं?
वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री इज स्टिल इनसफिशिएंट, मतलब जितना पैसा आप दे रहे हो, ठीक है, रूरल क्रेडिट के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे 60% लोग जो हैं वो, आपका ये मानिए, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो आपको फिर उसी प्रपोर्शन में उन्हें उधार भी तो देना चाहिए। लेकिन आप देखो जो बैंक्स हैं, सारे के सारे बैंक इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही कम बैंक होंगे जो लोन देंगे, ठीक, और बहुत कम अमाउंट में लोन देंगे, तो वैल्यू बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड, एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैव फेल्ड टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। ठीक, तो इतनी अमाउंट नहीं होती कि सारे फार्मर्स को ये फैसिलिटी मिल पाए। Less attention has been given on the credit requirement of the needy, small या marginal farmers, उनकी रिक्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि देखिए उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग टाइप की होती है कि उन्हें सपोज करिए अपने लिए कैटल्स खरीदने हैं, उन्हें अपने यहाँ पर पंप सेट लगवाने हैं, उन्हें यहाँ पर वाटर अरेंजमेंट करने हैं, उन्हें ट्रैक्टर परचेज करना है, उन्हें सीड खरीदने हैं, उन्हें फर्टिलाइजर खरीदने हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें लोन मिलना चाहिए। तो ये एक हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ थ्री नेबरिंग नेशंस। आपको पता ही है थ्री नेबरिंग नेशंस कौन से हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, एक टेबल यहाँ पर दी हुई है बेटे, इसको जरा ध्यान से पढ़ना प्लीज, जल्दी नहीं मचाना। ये तो है इंडिया से होने वाला एक्सपोर्ट, और ये है इंडिया को मिलने वाला इंपोर्ट। इंडिया पे आ क्या रहा है और इंडिया से जा कितने का रहा है, ठीक है, गुड्स। और इसके अगेंस्ट आप जरा देखिएगा, पाकिस्तान से, पाकिस्तान को इंडिया जो है 2341 का एक्सपोर्ट करता था 2004 में, और अब कर रहा है 14426 का एक्सपोर्ट। यानी कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, नो डाउट इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है, सही। लेकिन यहां पर जो हमारे एक्सपोर्ट की ग्रोथ है, ठीक, जो हमारे एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ हो रही है, अगर हम इंपोर्ट टू इंडिया की बात करें कि इंडिया इंपोर्ट कितना कर रहा है, तो आप देखिए यहां पर ध्यान से, एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट अगर 3.7 है, तो इंपोर्ट की ग्रोथ भी 5.21 है, यानी 5.1 है। यानी कि इसका मतलब अगर हमारा वहां से इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है तो हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन आप सोचिए, इंपोर्ट हमने वहां से ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन एक्सपोर्ट अभी हम उतना नहीं बढ़ा पाए। इस बात को समझ रहे हैं? यानी कि हमारा एक्सपोर्ट तो ज्यादा ही है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ा खाली 3.7 और इंपोर्ट हमारा बढ़ गया 5.1, यानी कि अब हम पहले से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से भी। अब आते हैं चाइना के लिए। चाइना में हम, हमारा एक्सपोर्ट पहले इतना था, अब इतना हो गया, यानी कि 2.6% की इंक्रीमेंट हो गई। लेकिन आप यहां पर देखिए ध्यान से, दैट इज द अलार्मिंग सिचुएशन। लगभग 10% हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया, यानी कि हम चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो ये खतरे की आपके लिए घंटी हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट अलग अलग चीजें लगाकर, मेक इन इंडिया लगाकर आपको ये समझाना चाहती है कि भाई बाहर से गुड्स इंपोर्ट मत करवाओ हमसे। तो गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पर इनको खुद तो बैन नहीं कर सकती, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को कहती है कि भाई तुम मंगाना बंद कर दोगे तो इम्पोर्टर इंपोर्ट करना बंद कर देगा, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदें, क्योंकि आप नहीं खरीदेंगे तो इम्पोर्टर मंगाएगा ही नहीं, इम्पोर्टर मंगाएगा ही नहीं तो इम्पोर्ट बढ़ेगा कहाँ से। आगे देखिए, क्योंकि बेटे इंपोर्ट कंट्री नहीं करती, इंपोर्ट इंपोर्टर्स करते हैं। तो चलिए अब इसका एक बार सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा क्या कहता है। बेटे यही सब बातें सॉल्यूशन में इसने बताई हैं, बस उसी डेटा को पैराग्राफ की फॉर्म में आपको लिख देना है। अब आइएगा, जैसे कि नेम द महारत्न कंपनी। बेटे जब आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक बार क्लास का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां पर मैं आपको सारी जो महारत्न कंपनी है उनके सबके नाम दे दूंगा। फिलहाल आप कोई सी भी लिख सकते हैं, गेल लिख लीजिए,
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी आप लिख लीजिए, बाकी मैं आपको बहुत सारी कंपनी जो भी हमारी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी आपको, वो महारत्न कंपनीज के मैं नाम दे दूंगा। अगला क्वेश्चन आता है, लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्वालिटी। लैंड सीलिंग से इक्वालिटी बढ़ती है। सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। देखिए बेटा, लैंड सीलिंग क्या था, जब हमारा आप ये मानिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी लगी, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में जो हमारी फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी लगी जो 1991 से पहले थी, उसमें क्या था कि कुछ लोगों के पास तो बहुत सारी लैंड थी और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, लैंड सीलिंग लगा दी, यानी कि किसी पर्सन के पास इससे ज्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए। तो उसमें जिन लोगों के पास ज्यादा लैंड थी, तो सपोज करिए अगर किसी पर्सन के पास 50 एकड़ ऑफ लैंड है, तो उसे अपनी लैंड में से कुछ पोर्शन इसको देना होता था, गवर्नमेंट को देना होता था, और गवर्नमेंट उसे किसी पुअर फार्मर को डोनेट कर देती थी, किसी गरीब फार्मर को वो दे देती थी कि भाई तुम इसके ऊपर फार्मिंग करो। तो ये था लैंड सीलिंग। तो कहीं ना कहीं इससे अच्छी बात है, इक्वालिटी तो इससे आई थी। ठीक, और इसी रिगार्ड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक जनरल नॉलेज की बात बताना चाहूंगा, मुझे याद आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो पहले लैंड सीलिंग पढ़ लेते हैं। लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड which could be owned by an individual beyond which it would be taken over by the government। गवर्नमेंट ले लेगी। अब जब ये चला था, जब ये गवर्नमेंट ने करा, तो उसी टाइम पर एक सोशल एक्टिविस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था विनोबा विनोबा भावे। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे उस टाइम के। उन्होंने क्या करा, उन्होंने चलाया भूदान आंदोलन। ठीक, अब गवर्नमेंट तो अपनी रेगुलेशंस चला ही रही थी उस टाइम पर, इन्होंने भी अपना भूदान आंदोलन चलाया। और ये जो भूदान आंदोलन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 18 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था। इसमें इन्होंने क्या करा, ये जो बिग जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो जमींदार होते थे, उनके पास जाते थे और उनको कहते थे कि आपकी जितनी भी लैंड है, इस लैंड का 1/6 एटलीस्ट आप जो है हमें डोनेट कर दीजिए, 1/6 हमें दे दीजिए, और हम वो लैंड किसको दे देंगे, गरीब किसान को दे देंगे। ऐसा हुआ भी काफी हद तक। ठीक है, तो एक विलेज में भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ उसका। अब वो विलेज जो है तेलंगाना में पड़ता है, और उस विलेज से उन्होंने पहली अपनी शुरुआत करी थी। ठीक है, कुछ पंचम पिल्लनी करके कुछ नाम था, तो उस विलेज से उन्होंने स्टार्ट करा था। तो ये आप एक एमसीक्यू के लिए लिख लीजिएगा कि भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू करा था। दैट वाज स्टार्टेड बाय द विनोबा भावे। ठीक, और 1951 में ये स्टार्ट हुआ। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लैंड रिफॉर्म्स हैव प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में जो है मेन जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो कौन सी रही, तो देखिए एक तो रही आपकी लैंड सीलिंग, अभी अभी हमने डिस्कस की है। और दूसरा आपकी जो रिफॉर्म रही, मतलब जो बदलाव, बेटे रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव। दूसरी आपकी रही आपकी कह सकते हैं आपकी एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ये दो ही है मेन। ठीक है, जो मेन और सिग्निफिकेंट आपका जो लैंड रिफॉर्म्स थी वो मानी जाती है। क्लियर, तो इनके बारे में आप डिटेलिंग यहाँ से पढ़ सकते हैं, लैंड स्टीलिंग और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, या इंटरमीडियरीज भी आप इनको कह सकते हैं जमींदारी सिस्टम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम थिंग। आंसर इज फॉल्स। अभी दोनों का रीजन भी बताऊंगा। इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर। बिल्कुल गलत बात। बेटे इंडिया की जो टेक्निकल पावर है इस टाइम पर, तो उसको पूरा वर्ल्ड सल्यूट करता है कि इंडिया के लोगों के पास टेक्निकल पावर बहुत जबरदस्त है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो आईटी पर्सन्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, दे बिलोंग्स टू द इंडिया, एंड दैट इज अ वेरी
प्राउड थिंग कि यहाँ के लोग जो है पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्क संभालते हैं। तो ये दोनों चीजें फॉल्स हैं। तो अब बात आती है, पहले बताइए ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या दोनों सेम है? तो आंसर इज नो, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट तो केवल हेल्थ और एजुकेशन से मिलता है। आप हेल्थ और एजुकेशन दो, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉड चीज है जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। अब दूसरी बात, इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया की टेक्निकल स्किल्स तो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। The given statement is not true to perfection. These two may sound similar but are not exactly same. Whereas human capital consider education and health as the means to increase labor productivity, human development is based on the idea of education and health are integral part of the well-being. क्योंकि ह्यूमन जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। दूसरा था आपका वो पुअर स्टॉक वाला, द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इंडिया हैज अ रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर, इंडिया में तो बहुत बढ़िया है। तो तो ये सेंटेंस हमारे लिए पूरी तरीके से बेकार है। तो ये दो आपके सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिए। अब बेटे आपका जो बचा नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन। वी हैव 4 लॉन्ग क्वेश्चंस और हर एक की वेटेज है 6 नंबर, तो यानी कि 24 मार्क्स का। तो आप आगे भी अगर आप कभी भी देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं सैंपल पेपर को हमेशा ब्रेक करके 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 1 मार्क क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग, शॉर्ट क्वेश्चन अलग और लॉन्ग क्वेश्चन अलग। ठीक है, तो पार्ट 1 अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी नई वीडियो मिले, जो भी आपके काम की वीडियो आपको मिले, तो वो आपको जरूर पता चले कि वो कब अपलोड हुई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज हमने निपटाए शॉर्ट क्वेश्चन, पिछली क्लास में हमने करे थे वेरी शॉर्ट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, किसके? इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर के ईयर 2023 के। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।